सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सी ऐसी कमेटीज़ हैं जो कि फाइनेंशियल कमेटीज़ के अंडर आती हैं? ऑप्शन ए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सेकंड कमेटी ऑन कॉमर्स, थर्ड पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, फोर्थ कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 1 and 2 ओनली, 2 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली, या फिर 1 and 3 ओनली? चलो बताओ इसका सही आंसर, कमेंट करो, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1 and 3 ओनली। कौन कौन? एक तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरा पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। ये दो कमेटीज़ जो हैं ये हमारी फाइनेंशियल कमेटी के अंडर आती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंपोनेंट अंडर द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान? कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंडर नहीं आते? स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, थर्ड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, फोर्थ इलेक्ट्रिफिकेशन, फिफ्थ रूरल डेवलपमेंट। तो इसके सही आंसर क्या हो सकते हैं? 1, 3 and 4 ओनली, 2 and 4 ओनली, 3 and 5 ओनली, या फिर 4 ओनली? चलो बताओ इसका सही आंसर, कमेंट करो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 3 and 5। कौन कौन? 3 and 5, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ये दो चीज़ें इसमें नहीं आती, बाकी हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, ये तीन चीज़ें, ये तीन कंपोनेंट जो है ये हमारे प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंडर आते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमेटी। या फिर क्या बोलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू प्रोसीडिंग्स, किसी भी कोर्ट में, इन रेस्पेक्ट ऑफ, जो कुछ वो बोलता है कहाँ पे, पार्लियामेंट में या फिर इन कमेटीज़ में, उसको लेकर। तो कौन से इसके सही आंसर हो सकते हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नियदर 1 or 2। यहाँ पे नो मेंबर शैल बी लाइबल, ठीक है, मेंबर लाइबल नहीं होगा, या फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेंबर शैल बी लाइबल। बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कोई भी मेंबर लाइबल नहीं है किसी भी प्रोसीडिंग्स को लेकर किसी भी कोर्ट में। ठीक है, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमेटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को लेकर, डीपीएसपीस को लेकर हमें ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, क्या ये जो डीपीएसपीस हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के अंडर आती हैं? क्या ये इन्फोर्सेबल हैं कोर्ट्स के अंडर? क्या ये जो प्रिंसिपल्स हैं डीपीएसपीस के ये फंडामेंटल हैं कंट्री के गवर्नेंस को लेकर, इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली, या फिर 3 ओनली? बताओ, डीपीएसपीस तो आपने पढ़ा होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 3 ओनली। जो डीपीएसपीज हैं ये हमारे पार्ट 4 में है। किसमें? पार्ट 4 में, ना कि पार्ट 4A। ए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ओनली पार्ट 4 है। ठीक है, तो अगर बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आता है। ठीक है, 51A जो है ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, अगर स्टेट वायोलेट भी करता है तो हम इनको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्शंस हैं किसके लिए? स्टेट के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए। इसी वजह से
इनका भी नाम भी पता चलता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है, दैट इज DPSPs आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। ठीक है, सरकार को मद्देनज़र रखना चाहे जब वो पॉलिसीज़ बनाएगा, जब वो कुछ बनाएगा उसको मद्देनज़र रखना है, लोगों के वेलफेयर का मद्देनज़र रखना है, एज जैसे कि DPSPs बोलती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टेलीमानस प्रोग्राम क्या है? जो टेलीमानस प्रोग्राम ये क्या है? ऑप्शन ए, क्या ये एक टेलीफोनिक एक्सेस है टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, या फिर ऑनलाइन पोर्टल है टू इंश्योर हाइजीन एंड सैनिटेशन, या फिर ये एक मेंटल हेल्थ स्कीम है, या फिर ये एक टेलीफोनिक काउंसलिंग एंड वोकेशनल गाइडेंस है फॉर कैरियर रिलेटेड सर्विसेज? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये एक मेंटल हेल्थ सर्विस है। तो अगर आपको कुछ ऐसा डिस्टर्ब सा लगता है, डिप्रेशन में हो, तो आप इनको कॉल कर सकते हो, टेलीमानस को। तो मैंने भी 2-4 बार इनको कॉल किया है, 4 बार मैंने इनको कॉल किया है। इनके पास सारा रिकॉर्ड मतलब मौजूद होता है। जब मैंने कॉल की तो इन्होंने मुझे पहचान लिया कि हाँ आप वही बंदे हो। मैंने कहा जी मैं ही वही बंदा हूँ। करते तो कुछ नहीं है, इनकी क्या है वो तो वहाँ पे पता नहीं कौन बैठे हुए हैं, फिर भी चलो कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको भी डिस्टर्ब लगता है थोड़ा माइंड, तो आप भी कॉल किया करो उनको। ठीक है, थोड़ी थेरेपी देंगे वो। आई बात समझ में? वैसे होता तो कुछ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल टेम्पररी तौर पे बहुत कुछ हो जाता है। चलो ओके बाय यार, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।